गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 12 का विषय जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जन्म से अमीबा में दो विभाजन की प्रक्रिया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा जनन के प्रकार, लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में तथा उससे संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अमीबा में द्वि विभाजन की प्रक्रिया। जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें द्वि विभाजन पढ़ना है, उसमें आपको द्वि विभाजन की प्रक्रिया पढ़नी है कि द्वि विभाजन क्या होता है, यानी जनन क्रिया में, जनन में, रिप्रोडक्शन में द्वि विभाजन का क्या महत्व है, द्वि विभाजन द्वारा किस प्रकार से नई संतति की उत्पत्ति होती है, इस बारे में आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में। देखिए, मूलतः एक कोशिकीय जीव, उदाहरण के लिए अमीबा, इनमें द्वि विभाजन प्रक्रिया पाई जाती है। द्वि विभाजन प्रक्रिया कभी भी बहुकोशिकीय जीवों में अभी तक नहीं देखी गई है। द्वि विभाजन प्रक्रिया मूलतः एक कोशिकीय जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा जो प्रोटिस्टा जगत का प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है जो एक कोशिकीय है। इसके बारे में आप भली भांति 9वीं क्लास से ही परिचित हैं। अब देखिए, हम द्वि विभाजन प्रक्रिया अमीबा में पढ़ते हैं कि अमीबा में द्वि विभाजन प्रक्रिया होती क्या है। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे द्वि विभाजन प्रक्रिया है क्या। द्वि विभाजन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी दो भागों में बंट करके अपने ही समान दो नई संतति का निर्माण करता है। यानी द्वि विभाजन वास्तव में जनन क्रिया की एक विधि है और यह जिसके द्वारा जीव दो भागों में विभाजित होकर के अपने ही समान नई दो संतति को जन्म देता है। तो द्वि विभाजन मूलतः एक कोशिकीय जीवों में होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यूनिसेलुलर एनिमल्स में होता है। अब उसी यूनिसेलुलर एनिमल्स यानी एक कोशिकीय जीवधारियों में से एक प्रमुख जीव अमीबा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अमीबा में द्वि विभाजन किस प्रकार से होता है आप यहाँ पढ़ेंगे। अमीबा में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अमीबा सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अमीबा की मातृ कोशिका होती है वह दो भागों में बढ़ जाती है और दो भागों में बढ़ने के पश्चात दो संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में देखिए। आप डायग्राम संख्या 1 देखिए। एक, अमीबा अनुकूल परिस्थितियों के दौरान अमीबा का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। चित्र संख्या 1 में देखेंगे आप, अमीबा है, अमीबा के केंद्रक को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 2 में देखेंगे आप, इसमें अमीबा में प्रक्रिया अनुकूल परिस्थिति के दौरान प्रारंभ होती है। और चित्र संख्या 3 में देखेंगे आप, अमीबा का केंद्र विभाजित हो रहा है अनुकूल परिस्थितियों के दौरान। अमीबा का केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर उस दशा को दिखाया गया है। उसके बाद देखिए चित्र संख्या 4, अमीबा का केंद्र जब दो भागों में बढ़ जाता है तो उसके पश्चात उसका कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार से एक अमीबा विभाजित हो जाता है। द्वि विभाजन इस प्रक्रिया को कहते हैं और इससे दो पुत्री कोशिकाएं जन्म लेती हैं। देखिए एक बार पुनः
केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है अनुकूल परिस्थितियों के दौरान, और फिर केंद्रक जब दो भागों में बढ़ जाता है तो अमीबा का कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है, और जब अमीबा का कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है तो एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जितनी घटनाएं हैं उसे आप एक सारांश के तौर पर देखेंगे। सबसे पहली घटना है, प्रथम घटना क्या है? प्रथम घटना यह घटित होती है कि अमीबा सूत्री विभाजन द्वारा अमीबा की मातृ कोशिका तो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है। वह किस प्रकार से बढ़ती है? देखिए, अमीबा की मदद से, यानी मातृ कोशिका उसी को कहेंगे जो डिवाइड होगी, जनक जो है वही मातृ कोशिका, मदर सेल वही है, यानी मूल कोशिका, जनक कोशिका ही मातृ कोशिका है। अब देखिए, अमीबा का केंद्रक सबसे पहले अनुकूल परिस्थितियों के दौरान दो भागों में विभाजित होता है। चित्र में देखिए आप, सबसे पहले अमीबा का केंद्रक विभाजन होता है, उसके पश्चात जब अमीबा का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है तो अमीबा का कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक मातृ कोशिका डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल यानी दो पुत्री कोशिकाएं बना लेती हैं, यानी एक अमीबा से दो संतति का जन्म होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने पर अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, यानी द्विविभाजन प्रक्रिया जब अमीबा करेगा तो इस प्रक्रिया को करने के बाद अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। यानी जब एक अमीबा की मातृ कोशिका से यानी अमीबा से दो संतति कोशिकाओं का जन्म होगा तो फिर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, यानी अपने समान नए पुत्र की कोशिकाओं का बनाने के पश्चात उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें आशा है कि आप अमीबा में द्विविभाजन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझ लिए होंगे, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे तैयार करना ही माइक्रो प्रोपेगेशन है। अब ऊतक संवर्धन एक सूक्ष्म तकनीक है, इसके द्वारा पौधे विकसित करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। और इस माइक्रो प्रोपेगेशन को कैसे किया जाता है, इसमें किस विधि का प्रयोग होता है, किस प्रकार से हम माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा नए पौधे को तैयार करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन में जब हम कोई पौधा तैयार करते हैं तो उसके लिए कैलस की आवश्यकता होती है। एक कैलस क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि कैलस किसे कहते हैं।
में मृदा में हमने एक पौधे को रोपा, इसका रोपण किया। यह घटिया किस्म का पौधा, यानी इसकी किस्म अच्छी नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी शाखा से, इसकी ये ब्रांच है शाखा, इसमें एक उन्नत किस्म के पौधे की शाखा को जोड़ देते हैं। इसके ब्रांच में एक दूसरे उन्नत किस्म के पौधे की शाखा को जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये उन्नत किस्म की शाखा का पौधा है। यानी घटिया किस्म के पौधे की शाखा में हम उन्नत किस्म के पौधे को जोड़ देते हैं। कैसे? उसके लिए वहां पे उसके शाखा में चीरा लगाते हैं और वहां पर उस दूसरे उन्नत किस्म के पौधे की शाखा को जोड़ देते हैं। उसे धागे की सहायता से या दूसरे तरीकों की सहायता से भली भांति बांध देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे पौधा उसी जाति का होना चाहिए, किस्में खाली अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद घटिया किस्म के पौधे की शाखा के साथ उन्नत किस्म के पौधे की शाखा जुड़ जाती है, तो यहाँ पे गांठनुमा रचना बन जाती है। ये संधि स्थल बन जाता है, मतलब जोड़ स्थल। यहाँ पर एक संधि स्थल बन जाता है। और इसी संधि स्थल को कैलस कहते हैं। आप समझ गए होंगे अब कि कैलस क्या है। हम घटिया किस्म के पौधे की शाखा में उन्नत किस्म के पौधे की शाखा को जोड़ देते हैं। उसके बाद जहां पर इन दोनों शाखाओं को जोड़ा जाता है, उस स्थान का जो संधि स्थल होता है, उस संधि स्थल को कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को हम, कैलस है क्या? कैलस अविभेदित को ऊतकों का एक समूह है जो किससे बना है? दो शाखाओं को जोड़ने पर बना है, एक उन्नत किस्म की शाखा और एक घटिया किस्म की शाखा। और यह कैलस क्या है? अविभेदित ऊतकों का समूह है, यानी ऐसे ऊतक का समूह है जिसे हम विभेदित नहीं कर सकते। कैलस अविभेदित ऊतक समूह है, यानी इसे अलग अलग हम विभेदित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें दोनों मिल गए, उन्नत किस्म के भी और घटिया किस्म के भी, दोनों का एक संधि स्थल है कैलस। और यहाँ पर दोनों के ऊतक मिले हुए हैं, उन्नत किस्म के ऊतक भी मिले हुए हैं, उन्नत किस्म के शाखा के भी ऊतक और घटिया किस्म के शाखा के भी ऊतक मिले थे, और इसे हम कैलस कहते हैं। इसीलिए कैलस अविभेदित ऊतकों का समूह है, क्योंकि इसमें दोनों ऊतक आपस में मिले हुए हैं, और इसी संधि स्थल को हम कैलस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? कैलस का एक कार्य क्या है? कैलस इन दोनों के मध्य जल और भोज्य पदार्थों का संचरण भी करता है। किनके मध्य? घटिया किस्म के और उन्नत किस्म के दोनों शाखाओं के मध्य भोज्य पदार्थों और जल का संवहन भी करता है। ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कैलस बनता है तो इसमें संचरण क्या काम भी करता है क्या? हाँ, तो संचरण का काम भी करता है। ये कैलस भोजन और जल का दोनों जगहों पर संचरण का काम करता है, दोनों माध्यमों। अब देखिए, अब ये आप समझ गए होंगे कि कैलस किसे कहते हैं। अब इस संधि स्थल को कैलस कहते हैं, तो ये संधि स्थल यानी कैलस को काट कर अलग कर देते हैं। अब इसे जब काट कर अलग कर
मृदा है। और फिर इसमें कैलस को काट कर अलग कर देते हैं। यहाँ से कैलस को काट कर अलग कर दिया और इस मृदा के खोल में डाल दिया कैलस को। ध्यान से समझिए, अब इस कैलस को डाल दिया इसमें। अब इसमें दो हार्मोनों को एक अनुपात में, उचित अनुपात है उसका क्या है, जैसे अनुपात उचित का मतलब अगर तो 2 ग्राम है तो भी 2 ग्राम रहे, ऐसा नहीं कि एक 2 ग्राम रहे और एक 10 ग्राम रहे, एक अनुचित अनुपात हो जाएगा। उचित अनुपात में 2 हार्मोनों को इसमें डाल देते हैं। और 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, एक ऑक्सिन है और एक साइटोकाइनिन है। इनके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं। ये दोनों प्लांट हार्मोन है, 10वीं में भी पढ़े हैं। प्लांट हार्मोन कुल 5 प्रकार के हैं, मैं आपको एक बार स्मरण करा दूं। उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों वृद्धिकारी हार्मोन हैं, जबकि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों वृद्धिरोधी हार्मोन हैं। इस प्रकार से प्लांट हार्मोनों की संख्या कुल 5 है। अब इसमें से 2 हार्मोनों का यहाँ पे काम है, ये ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन। इन दोनों को आपस में उचित अनुपात में घोल बनाकर इस कैलस में डाल देते हैं, इस कैलस के ऊपर डाल देते हैं। अब जब कैलस के ऊपर डाल देते हैं तो हम देखते हैं कुछ दिनों पश्चात कि कैलस से जड़ व प्ररोह विकसित होने लगते हैं। जड़ और प्ररोह विकसित होने लगते हैं, यानी तना बनने लगता है और जड़ बनने लगता है। और धीरे धीरे देखेंगे इस मृदा के घोल में छोटे छोटे पादप तैयार हो जाएंगे, यानी स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। अब इस पौधे को वहां से निकाल लेंगे, यहां से, और इनको निकाल करके किसी मृदा के बड़े क्षेत्र में, उद्यान हो, खेत हो, वहां पर रोपित करेंगे। और उसके पश्चात यह सुगमता से उत्पन्न हो जाएंगे। अब इन पौधों का फायदा क्या है, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन से तैयार किए गए, ऊतक संवर्धन विधि से तैयार किए गए पौधों की महत्वता क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी, उसके बारे में देखें। चलिए, ऊतक संवर्धन विधि आपने पढ़ा और इसकी जो उपयोगिता है वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।